नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का यह विशेष सेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का सेशन फिजिक्स का है। फिजिक्स के इस सेशन में नीट, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एसएससी के साथ एक और परीक्षा अग्निवीर जो सरकार खाली पदों को भरने जा रही है उसके भी सवालों को आज हमने शामिल किया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट्स और मेजरमेंट की थ्योरी पढ़ाई थी। 5 सवाल पूछे थे और हमें याद आ रहा है कि वो 5 सवाल आपसे नहीं बने थे। न्यूमेरिकल सवाल थे। अक्सर नेट की परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, पीएनएसटी या नर्सिंग की परीक्षा में जब न्यूमेरिकल सवाल आते हैं तो उससे आप दूर भागते हो, उसको नहीं करते। आज हमारी कोशिश होगी कि कैसे उन न्यूमेरिकल सवालों को आप करो। इसी कड़ी में आज हम 13 सवाल लेकर के आए हैं और उन 13 सवालों में से वो 5 सवाल भी शामिल हैं जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने शामिल किए थे। कुल मिलाकर के 13 सवाल आज हम आपके सामने रखेंगे। उन 13 सवालों को पहले आपको पढ़ना है। 1 मिनट का समय देंगे उनको करने के लिए और पूरे जब सवाल हो जाएंगे तो फिर हम वापस आएंगे और एक एक सवाल का डिस्कशन, हर सवाल को लगा लगा कर आपको समझाएंगे। तो यह हमारा सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो बच्चे सवाल करने से या न्यूमेरिकल से डरते हैं, कितना आसान होता है जब हमारी थ्योरी मजबूत हो, थ्योरी के बारे में हमको अच्छी तरह से पता हो और सवाल को हम कितना वक्त देते हैं पढ़ने में, समझने में, और उत्तर हमारा तुरंत आता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये 13 सवाल यूनिट्स और मेजरमेंट पार्ट 2 में हम लेकर के आए। तो सवालों की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि जब हमारे साथ आप लाइव हों आज शाम को ठीक 6 बजे, तो जब से आ जाएं तो बीच में क्लास को क्विट ना करें। यदि आप क्लास क्विट करते हैं तो उससे क्लास का इग्नोरेंस मानते हैं। क्लास को इग्नोर ना करें। ठीक है, आप जाते हैं, कोई इमरजेंसी आती है तो आप हमें बताएं, लेकिन क्लास को इग्नोर ना करें। भले आप बाद में देखते हो, बाद में उसको पढ़ते हो, हमें पता है, पर यदि क्लास में आप लाइव आते हैं तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें। आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो ठीक 6 बजे हम लाइव रहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में सवाल हमसे पूछें, डिस्कशन हमसे करें, हम उसका नितांत सटीक और जो आपके लिए वैल्यूएबल होगा जवाब जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप कितना करते हो अपनी जिम्मेदारी ये आप जानो। हमारा काम है आपको सिखाना, पढ़ाना। वो हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आप अपने कर्तव्य के प्रति कितने सजग हो आप जानो। तो पहला सवाल यूनिट और मेजरमेंट पार्ट 2 का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। एक पेंडुलम का दोलन करने वाले पर यह सवाल है। ऑल इंडिया की जो नीट की परीक्षा होती है उस पर यह पूछा गया। यदि सवाल को जरा वक्त देकर के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तभी इसका उत्तर आप कर पाएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल सवाल है इसलिए सतर्कता से जरा ट्रिक को पकड़ेंगे तो उत्तर बनेगा। पहले हम सवाल लिखते हैं। यदि 2 लित्र
पर लगने वाला अवमंदन अंग्रेजी में वाले बच्चे डंपिंग फोर्स की हम बात कर रहे हैं। बल वेग का सीधा समानुपाती होता है, वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो टेक्निक देखिएगा, सवाल पूछने की टेक्निक। तो अनुक्रमानुपाती नियतांक का मात्रक होगा, ये सवाल है। एक कोई दोलन करने वाली चीज है, दोलित्र है, उस पर लगने वाला जो डंपिंग फोर्स है वो उसके वेलोसिटी के सीधा समानुपाती है। आप इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का मात्रक बताना है आपको। यदि आपको थ्योरी आपने इसकी पढ़ी है, जो हमने पढ़ाई है इसके पहले, तो जवाब बड़ा सटीक और सरल है। करने की कोशिश कीजिएगा, हम उत्तर बताते हैं आपको। ए ऑप्शन में दे रहे हैं किलोग्राम मीटर माइनस मीटर सेकंड -1। बी उत्तर दे रहे हैं किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। सी ऑप्शन दे रहे हैं किलोग्राम सेकंड -1। और डी ऑप्शन दे रहे हैं किलोग्राम सेकंड। यह सवाल इसके पहले के वीडियो में भी हमने पूछा है। यह दोलित्र पर लगने वाला डंपिंग फोर्स वेग के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक का मात्रक क्या होगा, आपको निकालना है। आप जानते हो कि फोर्स की यूनिट क्या है, वेग की यूनिट क्या है। यदि ये दोनों जानते हो तो सीधा सीधा उत्तर आपको निकालना है। निकालने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो आज हमने इस प्रश्न के साथ एक डिस्कशन का पेज भी लगाया है। ये पन्ना हमारा डिस्कशन का पेज होगा। इस सवाल को आज हम पूरी तरह से आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। एक पेज हमने डिस्कशन का पेज लगाया है, पहले सवाल का डिस्कशन भी करेंगे। अभी आपको समय दे रहे हैं कि आप करिए, और आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि आपने कैसे इसको किया है। आइए दूसरे सवाल पर। किसी क्षेत्रफल से एरिया से, अंग्रेजी वाले बच्चे, 5 मीटर की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर सममित किसी बिंदु पर एसएससी का सवाल है। किसी क्षेत्रफल से 5 मीटर की दूरी पर सममित किसी बिंदु पर क्षेत्रफल, समझिएगा सवाल को, पर भरपूर टाइम हम आपको दे रहे हैं।
क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की परिधि, रेडियाई परिधि द्वारा अंतरित किया गया घन कोण होगा। दूसरे सवाल पर क्यूबिक एंगल की बात कर रहे हैं, घन कोण की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, घन कोण होगा। किसी क्षेत्रफल से 5 मीटर की दूरी, क्षेत्रफल दिया हुआ है 5 मीटर की दूरी पर सममित किसी बिंदु पर क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर की परिधि द्वारा अंतरित किया गया घन कोण क्या होगा। सवाल को करने की कोशिश कीजिए, समय है आपके पास। क्योंकि आपको पता है कि इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन में इसको घन कोण को बताते हैं, इसलिए एक जो उत्तर दे रहे हैं 2 × 10⁻⁻² स्टेरेडियन। बी ऑप्शन दे रहे हैं 4 × 10⁻² स्टेरेडियन। सी ऑप्शन दे रहे हैं 6 × 10⁻² स्टेरेडियन। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 8 × 10⁻² स्टेरेडियन। सवाल को समझ लीजिए अंग्रेजी वाले, यदि आपसे सवाल समझ ना आ रहा हो, जहां कि आप अंग्रेजी न समझ पा रहे हो, हिंदी न समझ पा रहे हो, अंग्रेजी में हमसे पूछ लीजिएगा। किसी क्षेत्रफल से 5 मीटर की दूरी पर चित्र बना लीजिए, समय दे रहे हैं आपको। यह सच्ची में पूछा गया सवाल है। आपके सामने भी यह सवाल आएगा, किसी क्षेत्रफल से 5 मीटर की दूरी पर सममित किसी बिंदु पर क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर परिधि द्वारा अंतरित किया गया घन कोण क्या होगा। आज बच्चों यदि आप उत्तर कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हम आज पेज लगाएंगे, आपको समझाएंगे, और ये पेज हमारा डिस्कशन का पेज होगा। आज इस सवाल को लगा करके हम आपको समझाएंगे। ये था हमारा दूसरा सवाल। आइए तीसरे सवाल पर आपको ले चलते हैं। तीसरा सवाल, वह युक्ति जो 10⁻⁻⁴ मीटर लंबाई को यथार्थतापूर्वक नापने के लिए प्रयोग की जाती है। यह थ्योरी में पढ़ा है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पेच मापी है, स्क्रू गेज जिसको कहते हो, पेच मापी है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो स्फेरोमीटर है, गोलाई मापी है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह वर्नियर कैलिपर से। डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या या तो ए या बी है, या तो ए या तो बी है।
फिर सोचिए, उस थ्योरी वाले वीडियो को देखिए। वह युक्त जो 10⁻⁻⁴ मीटर लंबाई को यथार्थतापूर्वक नापने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए प्रयोग की जाएगी। क्या वह स्क्रू गेज होगा, क्या वह गोलाई मैपी होगा, क्या वह वर्नियर कैलिपर्स होगा, क्या ए और या तो ए का इस्तेमाल कर लो या बी का इस्तेमाल कर लो। इसके लिए भी बच्चों चारों के बारे में बताएंगे आज। इसके लिए भी हमने डिस्कशन का पेज लगाया है। आप कोशिश करिए इसको करने की, नहीं समझ में आएगा तो इसके लिए भी आज हमने डिस्कशन का पेज किया है। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर। यह सवाल नीट में यूपीएससी ने पूछा, 2 परीक्षाओं में, दोनों प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाएं हैं, दोनों में यह सवाल पूछा गया। वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने के यन भाग हमारे साथ सवाल को समझते चलिएगा। बार बार हम सवाल को रिपीट इसीलिए करते हैं कि आपके दिमाग में यह चढ़ जाए। वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने के यन भाग, कामा लगाइएगा। वर्नियर पैमाने के n+1 भाग के बराबर है। संपाती है। अब इसके बाद सोचिए, यदि मुख्य पैमाने के प्रत्येक भाग की इकाई ए है, पैमाने के प्रत्येक भाग की इकाई ए है, तो उपकरण का अल्पतम मांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी फार्मूला है, पर पहले सवाल को समझना होगा। ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन, क्या उसका अल्पतम अंक a/n+1 होगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसका अल्पतम अंक 3a/4 × n+1 होगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं, a/n+1² होगा। और बच्चों डी ऑप्शन दे रहे हैं, a/n+1 का होल स्क्वायर होगा। फिर से सवाल पढ़िएगा। वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने के यन भाग वर्नियर पैमाने के n+1 भाग के सीधा समानुपाती है या संपाती है या बराबर है। यदि मुख्य पैमाने के प्रत्येक भाग की इकाई ए है तो उपकरण का अल्पतम अंक बताइए। ए ऑप्शन दे रहे हैं a/n+1, बी दे रहे हैं 3a/4 × n+1, सी ऑप्शन दे रहे हैं a/n+1 का होल स्क्वायर, डी ऑप्शन दे रहे हैं a/n+1 का होल स्क्वायर। सही उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो इस प्रश्न के लिए भी हम डिस्कशन का पेज आज लगाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो पर जब हम ये सवालों को आपसे पूछे थे तो किसी बच्चे ने इस सवाल का सही जवाब नहीं दिया था। आज डिस्कशन के साथ इस प्रश्न को आज हम समझाने वाले हैं। बच्चों 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर। पृथ्वी के
पृथ्वी से पूर्ण रूप से अलग ब्रैकेट में लिख रहे हैं विपरीत दो बिंदु ए एवं बी, दो बिंदु ए एवं बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया जाता है। चंद्रमा का प्रेक्षण किया जाता है। दो सिराओं के प्रेक्षण, दो दिशाओं के प्रेक्षण द्वारा चंद्रमा पर कोण थीटा एक डिग्री 54 सेकंड का, 1 डिग्री 54 सेकंड बनता है, अंतरित है तथा पृथ्वी का व्यास तथा पृथ्वी का व्यास 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर है। पूछ क्या रहा है? तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की गणना कीजिए। फिर से एक बार सवाल पढ़ते हैं। पृथ्वी से पूर्ण रूप से अलग दो विपरीत बिंदु हैं ए और बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया जाता है। दोनों दिशाओं के प्रेक्षण के द्वारा चंद्रमा पर कोण जो थीटा बना वो 1 डिग्री 54 मिनट अंतरित है। यदि पृथ्वी का व्यास इतने मीटर है तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की गणना कीजिए। प्रेक्षण का जो एंगल बन रहा है वो 1 डिग्री 54 से गणना करना है आपको। फार्मूला आपको पता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह दूरी 4.5 गुणे 10⁻9 मीटर है? क्या यह दूरी 3 × 84 × 10⁻8 मीटर है? सी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या यह दूरी 2.5 × 10⁻4 मीटर है? डी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या यह दूरी 4 × 10⁻7 मीटर है? आपको सही उत्तर पर टिक करना है। सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि पृथ्वी से पूर्ण रूप से दो बिंदुओं से जब चंद्रमा को देखा गया तो जो कोण बना उसमें व्यास का क्या कैलकुलेशन हो कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी निकल आए। तो 5वां सवाल नहीं बनेगा तो उसके लिए आज हमने डिस्कशन का पेज लगाया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज डिस्कशन के द्वारा तय कर देंगे कि कौन सा उत्तर सही है। बच्चों 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर। सूर्य का कोणीय व्यास, सूर्य का कोणीय
एंगुलर रेडियस 19-20 मापा जाता है। पहले ध्यान से सवाल को समझिएगा। यदि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, यदि इसको डी से डिनोट करते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 है, मीटर है, तो सूर्य का व्यास बताइए। बहुत बढ़िया सवाल। तो सूर्य का रेडियस बताइए, व्यास होगा। सूर्य का कोणीय व्यास 19-20 डिग्री मापा जाता है। यदि पृथ्वी से सूर्य की दूरी डिस्टेंस इतने मीटर है तो सूर्य का व्यास क्या होगा, आपको बताना है। ये ऑप्शन दे रहे हैं, कैलकुलेट करते रहिए आप। 1.5 इंटू 10, पीएनएसटी का सवाल है ये, इंटू 10⁻12 मीटर। बी ऑप्शन दे रहे हैं 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। सी ऑप्शन दे रहे हैं 2.4 इंटू 10⁻4 मीटर। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 5.2 इंटू 10⁻11 मीटर। सही ऑप्शन क्या होगा ये आप तय करोगे। आप तय करके हमें बताना। यदि नहीं बना तो आगे हम डिस्कशन का पेज इस पर भी लगाएंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे आपको उत्तर निकालना है। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर। परमाणु के आयतन एवं नाभिक के आयतन के अनुपात, नाभिक के आयतन के अनुपात, रेशियो है। एटॉमिक वॉल्यूम और न्यूक्लियर वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। अनुपात की कोटि क्या होती है, की कोटि क्या, ये थ्योरी में हमने पढ़ा है, क्या होती है। ए ऑप्शन दे रहे हैं 10⁻15। अनअकैडमी पर कई बार इस पर सवाल हमने पूछा है। 10⁻25। सी ऑप्शन दे रहे हैं 10⁻20 और डी ऑप्शन दे रहे हैं 10⁻10। परमाणु के आयतन एवं नाभिक के आयतन के अनुपात की कोटि क्या होती है, रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, यह आपको बताना है। 10⁻15 है, 10⁻25 है, 10⁻20 है या 10⁻10 है। बच्चों इसका भी कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे आपके साथ। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर। तरंग दैर्ध्य से जुड़ा हुआ, ये लाइट में भी सवाल था, यहां भी एक सवाल पूछ रहे हैं। जरा इसको करने की KR 86 के 1 मीटर में तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ
की संख्या कितनी होगी? ये सवाल है। अब इस प्रश्न को नीट ने पूछा, यूपीएससी ने पूछा है, और यही सवाल आरआरबी में भी पूछा गया। ए ऑप्शन दे रहे हैं। .3। बी ऑप्शन दे रहे हैं 1650, 763.73। सी ऑप्शन दे रहे हैं 23, 48, 123.73। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 65, 21, 89.63। इस सवाल का भी बच्चों आज हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। सही उत्तर क्या होगा, पहले तो आप अपनी तरफ से टिक कीजिएगा, नहीं बनेगा सही उत्तर जो आएगा उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। बच्चों 9वां सवाल, कल्पना कीजिए, इज्यूम कीजिए, कल्पना कीजिए, झारखंड पीएससी का सवाल। कल्पना कीजिए कि नाभिक का द्रव्यमान यम बराबर ए एम पी से दिया गया है, ये भी बता देते हैं ये ए एम पी है क्या। जहां ए द्रव्यमान संख्या तथा नाभिक की त्रिज्या R बराबर R0 A 1/3। यहीं पर लिख लेते हैं, जहां R0 बराबर 1.2 F है। सवाल आगे कंटिन्यू चल रहा, तब नाभिक के घनत्व की किलोग्राम मीटर -3 में गणना कीजिए। दिया गया है, या लिख लीजिए दिया हुआ है, यम पी बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलो
यदि आप फार्मूला पर सेट करेंगे तो तुरंत उत्तर निकलेगा, नहीं सेट किया तो उत्तर गलत होगा। फिर भी आप कोशिश कीजिए, तब तक हम आपको आंसर बताते हैं। ए बराबर क्या इसका सही जवाब 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर -3। बी ऑप्शन दे रहे हैं 5 गुणे 10⁻9 किलोग्राम मीटर -3। सी ऑप्शन दे रहे हैं 7 इंटू 10⁻12 किलोग्राम मीटर -3। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 4.2, याद रखिएगा ये 4.2 है, इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर। कल्पना कीजिए कि नाभिक का द्रव्यमान इतना है, जहां ए द्रव्यमान संख्या है तथा नाभिक की त्रिज्या इतनी है, जहां r0 बराबर इतना है। तब नाभिक के घनत्व की किलोग्राम मीटर में गणना कीजिए। दिया हुआ है mp बराबर 1 सब की वैल्यू दी हुई है, आपको कैलकुलेशन करना है किलोग्राम। तो ये था हमारा 9वां सवाल। 9वें सवाल का भी आज हम डिस्कशन करेंगे, आपको समझाएंगे। अब बच्चों 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर। किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए घड़ी की आवश्यकता होती है। घड़ी की आवश्यकता होती है, सही बात है। किसी भी समय अंतराल को मापना हो तो घड़ी चाहिए, उसके लिए घड़ी की आवश्यकता होती है। अब समय के परमाण्विक मानक का अब की स्थिति बता रहा, अब रिसेंटली, अब समय के परमाण्विक मानक का उपयोग करते हैं। ये भी सही है, ये थ्योरी में हमने पढ़ा है। जो उत्तर बताते चल रहा है, प्रश्न देखिएगा, जो आवर्त कंपन पर आधारित है, जो आवर्त कंपन पर आधारित है। अब देखिए, इससे यूपीएससी में पूछा, इसे डैश 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 ए डैश 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 क्लॉक यानी घड़ी, खाली स्थान में आपको भरना है, कहते हैं। कितना लंबा पूछा, कितना सरल सवाल था। जहां ए है, जहां ए है, इस ए के बारे में आपको बताना है। ये ए क्या है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये क्वार्ट्ज है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये सीजियम है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये मानक भरा जाए इसके बीच में? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये अंतरराष्ट्रीय लिखा जाए?
इस खाली स्थान में इसका भी डिस्कशन का पेज लगा है, यहाँ भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो इसकी पढ़ाई है, खाली स्थान में क्या भरा जाए ये डिस्कशन वाले पेज में लाएंगे। बच्चों 11वां सवाल, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मांड की आयु 10⁻10 वर्ष है। जहां मानव जीवन, नीट का सवाल, जहां मानव जीवन 10⁻6 वर्ष है, जब ब्रह्मांड की आयु एक दिन थी, तब मनुष्य का अस्तित्व कितने सेकंड तक रहेगा। प्रश्न को, ब्रह्मांड की आयु 10⁻10 वर्ष है, जहां मानव जीवन 10⁻6 वर्ष है, जब ब्रह्मांड की आयु एक दिन थी तब मनुष्य के अस्तित्व को कितने सेकंड तक रहेगा। सीधा सवाल है, कैलकुलेट करके, रीजनिंग का भी सवाल हो सकता है, आरआरबी, पीएससी में, यूपीएससी में, नीट में, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया सवाल है। 11वां सवाल, आप बताइएगा, ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 9.2 सेकंड है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 10.2 सेकंड है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 8.6 सेकंड है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 10.5 सेकंड है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये, इसके लिए हमने डिस्कशन का पेज लगाया। आपको डिस्कशन करके आपको बताएंगे कि कैसे ये सवाल किया जाता है। 12वां सवाल, पृथ्वी की सूर्य के साथ तुलना। पृथ्वी की सूर्य के साथ तुलना में मंगल ग्रह के चक्कर की अवधि, मंगल ग्रह के चक्कर की अवधि ज्ञात करो। एक चीज दे रहे हैं इसमें, मंगल ग्रह की सूर्य से, मंगल ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 1.52 आर्मस्ट्रांग यूनिट है। प्रश्न को आप समझ गए होंगे। उत्तर दे रहे हैं 2.32 वर्ष। बी ऑप्शन दे रहे हैं 4.2 वर्ष। सी ऑप्शन दे रहे हैं 1.87 वर्ष। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 2.37 वर्ष। इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हमने पेज लगाया है, डिस्कशन यहां भी करेंगे। बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल, न्यूमेरिकल का अंतिम सवाल अब आपके सामने, कौन सी तकनीक
कौन सी तकनीक समयांतराल को, यानी समय के अंतराल को, कौन सी समय अंतराल को, टाइम इंटरवल को नहीं मापती? ए ऑप्शन दे रहे हैं विद्युत दोलित्र, विद्युत दोलित्र। बी ऑप्शन दे रहे हैं परमाणुवीय घड़ी, सी ऑप्शन दे रहे हैं स्प्रिंग दोलित्र, और डी ऑप्शन दे रहे हैं प्राथमिक कणों का क्षयांक। कौन सी तकनीक समय अंतराल को नहीं नापती? विद्युत दोलित्र है, परमाणुवीय घड़ी है, स्प्रिंग दोलित्र है, या प्राथमिक कणों का क्षयांक है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे अंतिम सवाल पर, इसका भी उत्तर बताएंगे। और इस तरह से ये 13 सवाल पूरे होते हैं। 13 सवाल पर कितने उत्तर आपने किया है या तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए या कॉपी पर लिखे रहिए। अब हम सीधे पहले सवाल पर चलेंगे और पहले सवाल पर पहुंचे उसका डिस्कशन करें। अब आप देखिएगा कि आपसे कितने सवाल बने हैं या आपके सवाल करने का जो तरीका था क्या वही था जैसे हम बताने जा रहे हैं? क्या वो तरीका सही था जो हम बताएंगे या जो आपने किया है? आपका सरल था, मेरा सरल था। इन 13 सवालों पर पहला सवाल ले आते हैं, पूरी एक एक लाइन आपको बताते हैं। पहला सवाल था दोलित्र पर लगने वाला डंपिंग बल वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक का मात्रक कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। डिस्कशन के पेज पर आइए, दिया गया है, लिखिएगा दिया गया है। जब हम लोग गणित लगाते हैं तो पहले स्पष्टता के साथ लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया है? जो डंपिंग फोर्स है, अब मंदन बल, अब मंदन बल वो सीधा समानुपाती है किसके? वेग के। चलिए लिख दिया हमने भी, यानी अब मंदन बल फोर्स सीधा समानुपाती है वेग के, वेलोसिटी के। तो स्थिरांक कैसे लगाते हैं ये गणित वाले बच्चे और अच्छे से बताते हैं। यफ सीधा समानुपाती के चिन्ह को जब हटाना होता है तो यफ बराबर एक नियतांक लगाया, के को लिखा के इंटू भी। अब इसका मान पूछ रहा है तो के बराबर क्या होगा? यफ अपान भी। अब दोनों का मात्रक हम जानते हैं तो के बराबर होगा, यफ का मात्रक होता है, लिखिएगा यफ का मात्रक बटे भी का मात्रक, तो के बराबर होगा किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर बटे मीटर सेकंड -1। पूरा कैलकुलेट करोगे तो अंत में ये सब कटाकुट होकर के, इतना तो कर लोगे आप, इतना करोगे तो किलोग्राम माइनस किलोग्राम सेकंड -1, किलोग्राम सेकंड -1 इसका सही जवाब होगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, यहां पर सी ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा सवाल,
हमने पूछा किसी क्षेत्रफल से 5 मीटर की दूरी पर सममित किसी बिंदु पर क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर है, परिधि द्वारा अंतरित किया गया घन कोण क्या होगा? स्टेरेडियन में इसका जवाब आता है। दूसरे सवाल पर आइए, घन कोण बराबर होता है। घन कोण कैसे? घन कोण को डी और ऐसा एक चित्र बनाते हैं, डी ए अपन आर स्क्वायर। यहां पर दिया हुआ है, आप उधर सवाल में देख लेना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और शुद्ध वर्नियर पैमाना भाग, ये भी लिख लो, शुद्ध वर्नियर पैमाना भाग बराबर होगा 4 गुणे 10⁻⁻²। इतना तो कर लोगे, उत्तर निकाल लोगे कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताते चलो। इतनी गणित तो आपको आनी चाहिए, सामान्य सा कैलकुलेशन है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। तीसरा सवाल था, वह युक्त जो 10.4 वाले को, तो इसका भी उत्तर लिख लेते हैं। तीसरे का लिखा रहे तो आपके पास प्रूफ रहेगा। एक स्क्रू गेज एवं गोलाई मापी स्फेरोमीटर एवं गोलाई मापी, एक स्क्रू गेज एवं गोलाई मापी का उपयोग 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो या तो ए या तो बी, इसका सही जवाब होगा। चौथा, वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर n भाग वर्नियर पैमाने के n+1 भाग के संपाती। इसको जरा गंभीरता से देखिएगा, सवाल आप बार बार पलट के देखते रहिएगा। वर्नियर पैमाने पर पहली लाइन जो हम लिख रहे हैं, वर्नियर पैमाने पर n+1 भाग बराबर, जैसा सवाल में लिखा है, जो दिया हुआ है, मुख्य पैमाने पर n भाग, मुख्य पैमाने पर n भाग, ठीक। इसलिए वर्नियर पैमाने पर एक भाग, समझ रहे हैं? वर्नियर पैमाने पर एक भाग, वर्नियर पैमाने का n+1 भाग बराबर हुआ है मुख्य पैमाने का n भाग। तो वर्नियर पैमाने पर एक भाग बराबर क्या होगा? ये तो 8वीं में पढ़ा होगा। एक भाग बराबर होगा मुख्य पैमाने पर, एक भाग बराबर होगा मुख्य पैमाने पर n/, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, n+1 भाग। देखिए कैसे कैलकुलेशन सीधा निकलता है। अब मुख्य पैमाने पर प्रत्येक भाग की इकाई ए है। चलिए ये भी माना। अब तब अल्पतम मांक
बराबर होगा एक मुख्य पैमाने का भाग, एक मुख्य पैमाने का भाग माइनस एक वर्नियर पैमाने का भाग, क्योंकि ये फार्मूला है अल्पतम अंक। तो अब इसको कैसे निकालें? एक मुख्य पैमाने पर ए माइनस n, देखते जाइएगा, n+1 ए बराबर होगा n+1। ये कैलकुलेट करोगे तो ऐसे निकल करके आएगा। तो ए बराबर हुआ a बटे n+1। जरा देखो उत्तर है इधर कि नहीं। यस, इसका सही जवाब होगा ए। कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं, लिखे दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो उत्तर निकल आएगा। 5वां सवाल हमने पूछा था कि पृथ्वी से पूर्ण रूप से अलग दो बिंदु ए और बी चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया। दोनों दिशाओं के प्रेक्षण द्वारा चंद्रमा पर कोण थीटा इतना है, क्या होगा? इस पर सीधा लिखे देते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दिया क्या है? दिया है थीटा। कितना दिया है? 1.1 डिग्री 54 मिनट। इसको पूरा पूरा मिनट में कर देते हैं तो 114 निकलेगा, निकाल लेना। अब 114 को 1 मिनट में या 60 सेकंड में निकालते हैं तो ये देखो 114 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 4.85 गुणे 10⁻⁻⁶ रेडियन। तो ये बराबर होगा, सब ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3.32 गुणे 10⁻⁻² रेडियन। क्योंकि समझ लेना, क्योंकि बराबर 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन और b बराबर 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अतः पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, अतः पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी d बराबर होगी, d कैपिटल D बराबर होगी b/θ बराबर ये होगी 1.276 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 3.32 इंटू 10⁻⁻²। ये कैलकुलेट करोगे तो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। इस तरह से 3.84 इंटू 10⁸ मीटर इसका सही जवाब होगा। 5वें सवाल का सही उत्तर होगा बी, नीट में पूछा गया सवाल। 6वां सवाल था
सूर्य का कोणीय व्यास कैसे मापा जाता है, जल्दी जल्दी करना होगा, समय पूरा हो चुका है। छठवां सवाल, सूर्य का कोणीय व्यास, लिख लीजिए इसको, सूर्य का कोणीय व्यास बराबर कितना है, 1920 डिग्री बराबर 1920 गुणे 4.85 ये दिया हुआ है इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। चूंकि, इसलिए ऐसा हो रहा है, चूंकि यहाँ लिख लेना, चूंकि 1 डिग्री बराबर है 4.85, क्यों ये आया है, इंटू 10⁻6 रेडियन। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, यहीं पर बराबर, ये जब गुणा करके जो निकलेगा वो हो जाएगा 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन। अब वो सूर्य के पूछ रहा है, सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास d बराबर कोणीय d की दूरी बराबर 9.31 इंटू 10⁻³ इंटू 1.496 इंटू 10⁻11, तो ये मीटर में आएगा, मीटर में, तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.39 इंटू 10⁻⁹। इसका सही जवाब होगा इस सवाल का छठवें का बी। कैलकुलेट कर लेना आराम से, हिंट समझ लेना, मान लो जल्दी से नहीं समझ में आ रहा तो इसको बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। 7वां सवाल था परमाणु की त्रिज्या वाला, नाभिक की त्रिज्या कैसे, ये देख लो। परमाणु की त्रिज्या दी हुई है, परमाणु की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, नाभिक की त्रिज्या दी हुई है, नाभिक की त्रिज्या दी हुई है 10⁻⁻15 मीटर। अनुपात क्या निकलेगा, रेशियो, अनुपात बराबर होगा 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻⁻15 बराबर आएगा 10⁻5। तो आयतन का अनुपात, आयतन माने तीनों, आयतन में तीनों सतहें गिनी जाती हैं, आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात बराबर होगा 10⁻5 का होल क्यूब। होगा कि नहीं, आयतन तो तीनों निकलेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब, तो ये उत्तर आएगा 1015। इसका सही जवाब होगा, चलते हैं इधर देखते हैं, ये आएगा। ऐसे सवालों को करने की कोशिश करना। 8वां सवाल, 8वें सवाल पर था, इसका भी लिखे देते हैं, आप पढ़ते रहना। 1 मीटर में, 1 मीटर में, ध्यान से लिखे दे, पढ़ो इसको, KR 86 की तरंग दैर्ध्यों की संख्या, तरंग दैर्ध्यों की संख्या 1650,700, 1650,763
0.73, यानी इसका सही जवाब होगा बी। 9वां सवाल, कल्पना कीजिए नाभिक का द्रव्यमान। इसका भी कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान देखिए, यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान, यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर है m फॉर मास, p फॉर प्रोटॉन, बराबर है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक नाभिक की त्रिज्या देखिए, एक नाभिक की त्रिज्या r0 बराबर है 1.2f बराबर 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु का घनत्व, डेंसिटी, परमाणु घनत्व बराबर होगा AMP अपॉन 4/3 पाई r क्यूब बराबर होगा A मास प्रोटॉन अपॉन 4/3 पाई r स्क्वायर में ये चला जाएगा, r0 A 1/3 का होल क्यूब। आगे कैलकुलेट करके चलोगे तो 3MP अपॉन 4 पाई r0 क्यूब आएगा। फिर आगे जाओगे तो ये निकलेगा 3 इंटू m 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन करोगे तो 4.4 गुणे 3.14 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब आएगा। इन सब का कैलकुलेशन करके अंत में पहुंचोगे तो 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर -3। तो इसका सही जवाब आएगा 2.3। ये कौन सा सवाल था? प्रोटॉन वाला ही था ना, कल्पना कीजिए। हाँ, 9वां सवाल था। 2.3 इंटू ए इसका सही जवाब होगा। 10वां सवाल, किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए घड़ी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समय अंतराल के लिए हमें एक घड़ी की आवश्यकता है। अब हमें परमाणु मानक का समय का उपयोग करते हैं। तो इसको तो पढ़ाया है, तो प्रयोगशालाओं में जो उपलब्ध है उसमें बी इसका सही जवाब है। इस पर सीजियम का इस्तेमाल होता है। इधर इसकी थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ लेना। 11वां सवाल था, ब्रह्मांड की आयु 10 से 10 वर्ष है। जहाँ मानव जीवन 10 से 6 वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु 1 दिन थी, तब मनुष्य का अस्तित्व कितने सेकंड तक रहा होगा। 11वां, समय में आवर्धन इसमें निकालना है। मैग्निफिकेशन का कैसे निकालते हैं? समय लिख लीजिएगा, समय में आवर्धन बराबर होगा मानव जाति की आयु, मानव जाति की आयु अपान ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मांड की आयु। इसको ऐसे निकालोगे तो ये निकलेगा 10 की घात, उधर लिखा हुआ है 10 की घात 6
अपान 10 की घात 10, तो ये निकलेगा, कैलकुलेट करोगे तो 10 की घात आएगी -4। अब मानव जाति की आभासी आयो निकालना पड़ेगा क्योंकि कम सेकंड में पूछ रहा है ना। तो 10 रेज टू पावर -4 इंटू एक दिन। तो एक दिन में कितने सेकंड होंगे, इसको सेकंड में निकालना है। तो ये आगे करोगे तो 10 की घात -4, एक दिन का सेकंड निकालोगे तो 86400 सेकंड आएगा। आगे और कैलकुलेट करोगे तो 8.64 सेकंड आएगा। इसको चाहो तो और सरल करते हुए 8.6 सेकंड आएगा। यदि उत्तर ढूंढना चाहो तो 11th का सही उत्तर होगा ये सी। बच्चों 12वां सवाल, पृथ्वी से सूर्य की तुलना मंगल के ग्रह की अवधि ज्ञात करो। मंगल ग्रह से सूर्य से औसत दूरी इतने AU की है। तो 12वें सवाल पर मंगल के लिए दूरी जो है आपने निकाली है कि नहीं निकाली। 12वें सवाल का उत्तर सही होगा 1.87 वर्ष। ये देखिए कैसे निकाला। मंगल के लिए बराबर होगा 1.52 है ना, हाँ ये औसत दूरी 1.52 AU। पृथ्वी के लिए मंगल की सूर्य से औसत दूरी है। अब अलग अलग का देखिए, ये बराबर 1 AU, तो इसका TE निकाल लेंगे तो ये बराबर होगा 1 वर्ष। तो यदि इसका TN निकाल लेते हैं तो ये निकलेगा AM अपान AE, इसका 3/2 इंटू TE। ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 101.52 अपान 1, इसका करोगे तो 3/2 इंटू TE है 1। आगे कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करने पर 1.87 ईयर आएगा। देख लेना, आराम से इसको समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में फिर लिखना, फिर इसको समझाएंगे। और आज के सेशन का बच्चों अंतिम सवाल, इसको लिख देते हैं। अंतिम सवाल को, कौन सी तकनीक समय अंतराल को नहीं मापती, इसको लिख देते हैं ताकि ये थ्योरी आपकी मजबूत रहे। UPSC में भी, नीट में भी, PNST में भी और SSC में भी, रेलवे में भी ये पूछा है। 13वां सवाल, इसका लिख देते हैं। विद्युतीय दोलन परिपथ में उत्पन्न होते हैं। एक बात, दोलक ट्रांजिस्टर की सहायता से इसे दोलक ट्रांजिस्टर की सहायता से इसे बनाए रखते हैं, ये
1 माइक्रोसेकंड भी, ये 1 माइक्रोसेकंड भी माप सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 1 माइक्रोसेकंड भी माप सकते हैं। परमाणु घड़ी, ये विद्युतीय दोलन हो गया। अब परमाणु घड़ी जो होती है इसके बारे में, परमाणु घड़ी इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लो। ये आवर्ती कंपन पर आधारित हैं, आवर्ती कंपन पर आधारित हैं। इसकी थ्योरी तो पढ़ाई है। एक और ले लेते हैं, प्राथमिक कणों का क्षय। जितने पॉइंट हैं सबको बता देते हैं। प्राथमिक कणों का क्षय, इसका क्या मतलब हुआ? कणों का जीवन काल, कणों का जीवन काल, कणों का जीवन काल 10⁻⁻16 से 10⁻⁻24 सेकंड तक बदलता है। सेकंड तक, ये याद किए रहना, पूछता है, बदलता है। उनके क्षय समय का उपयोग करके, उनके क्षय समय का उपयोग करके बहुत छोटे छोटे समय अंतराल को मापा जा सकता है, को मापा जा सकता। तो ये सब विद्युत दोलन, परमाणु घड़ी, प्राथमिक कणों का क्षय। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब था 13वें का सी, स्प्रिंग दोलित्र। ये तकनीक समय अंतराल को नहीं माप सकती। समय अंतराल को मापने के लिए विद्युत दोलित्र है, परमाणु घड़ी है, प्राथमिक कणों का क्षयांक। तो बच्चों ये आखिरी सवाल था। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन अब यहीं पर रोकना होगा। फिर नए सेशन के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, फिर से यूनिट और मेजरमेंट के कुछ और नए थ्योरेटिकल सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।